खुद्दार मेरे शहर का फांकों से मर गया, राशन जो आ रहा था अफसर के घर गया। भारत को समझिए आज क्या हो रहा है। चढ़ती रही मजार पर चादर तो बेमिसाल, बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया। रोटी अमीरे शहर की कुत्तों में बंट गई, फाका गरीबे शहर का बच्चों को मिल गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। बंटवारा है साहब इस देश में। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है 1% लोगों के पास 73% संपत्ति का कब्जा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। पढ़ाई और दवाई अगर मुफ्त होती तो हम लोगों के लोग 5 किलो अनाज मुफ्त से लेकर नहीं खाने को मोहताज होते। तुमने देश को यहां पहुंचा दिया कि 5 किलो अनाज दे रहे हो और सब कुछ बेचते चले गए। भाई उसका क्या बुरा माने, उसने तो पहले ही कह दिया था मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। हमें तो आपको सोचना है ना, वो तो चला जाएगा, ना आगे नाथ न पीछे पगा, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है। उसके कोई आगे पीछे तो है नहीं। और हम पूछना चाहते हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद इस देश में SC ST OBC प्रोफेसर कितने बने। यहां से भारत का संविधान बचेगा। और ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में भी केंद्र में है तो न्याय का मूल्य है, समता का मूल्य है। और सरकार कह रही है मंदिर बनाएंगे, वहीं बनाएंगे। हॉस्पिटल वहीं क्यों नहीं बनाओगे, स्कूल वहीं क्यों नहीं बनाओगे, ये संविधान कहता है। और मेरे आगे ये लगा हुआ है वही प्रस्तावना, हमने शपथ ली उस प्रस्तावना की। ये वो वाक्य है जिसे बार बार दोहराना होगा। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। हमारे एक कवि हैं जिनको लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं। उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, बाकी छोड़ देते हैं उसमें क्या है क्या नहीं। उस किताब में लिखते हुए उन्होंने कहा कि इसका बार बार अगर आप पाठ करेंगे तो आपके जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा और आपको मोक्ष मिलेगा। मुझे नहीं पता कि उस किताब के पढ़ने से जीवन का कष्ट दूर होता है कि नहीं, मोक्ष मिलता है कि नहीं, मगर मुझे ये भरोसा है कि भारत के संविधान को बार बार पढ़ने से आपका कष्ट जरूर दूर हो सकता है और आप इस जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इस किताब को पढ़ने की जरूरत है, पूजने की जरूरत नहीं है। तो जब देश आजाद हुआ तो कोशिश ये की गई कि बाबा साहब को गायब कर दिया जाए। ये हकीकत है इस देश की। बाबा साहब का पूरा लिखा हुआ कब प्रकाशित हुआ? 1980 के आसपास। जिसका आजादी में पूरा योगदान भी न हो, जिसके दिल में धर्म ज्यादा बड़ा अहमियत रखता हो, जिन लोगों ने इस देश में ये लिखा है, महाराष्ट्र के लोगों आपकी भाषा में, आप ही के बीच के लोग थे, जिन लोगों ने ये लिखा कि ये कुनबी किसान तेली कुम्हार संसद में बैठकर क्या करेंगे, उन लोगों को तो इस देश में पढ़ाया गया कि वो आज़ादी की लड़ाई के दीवाने थे, वो राष्ट्रभक्त थे। जिनके दिल में धर्म ज़्यादा बड़ा था वो भी देशभक्त पढ़ाए गए। और जिन्होंने इस मुल्क की कुर्बानी के लिए क्या क्या नहीं सहा, उनकी किताबें नहीं छपी गईं। बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? 1990 में आकर मिला। संयुक्त मोर्चा की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, मानवर कांशीराम का आंदोलन और उस सब की परिणत में बाबा साहब को भारत रत्न देने में इस देश की आज़ादी के 40 साल गुजर गए, मगर उन्हें पता ही नहीं था। आपके भारत रत्न के मोहताज नहीं थे डॉक्टर अंबेडकर। वो अपने हुनर और अपनी काबिलियत से भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न बन चुके थे। बस वक्त था लोगों को पहचानने का। तो इस तरह का इतिहास इस देश का है और हम जानते हैं। हमारे हाथ में कलम और किताब आई तो हमने पढ़ा है अपना इतिहास। क्यों डॉक्टर अंबेडकर का पूरा प्रकाशन 40 साल लग गए प्रकाशित होने में? उनके 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कब हुआ? 1990 में। उनको भारत रत्न कब मिला? 1990 में। और लंबे समय तक जब अंबेडकर को मिटा नहीं पाए तो कोशिश में लग गए कि उन्हें केवल दलितों का नेता बता दिया जाए। गोया डॉक्टर अंबेडकर का ओबीसी की मुक्ति में कोई योगदान ना हो। तब हम जैसे लोगों ने पढ़ा और हमारे लोगों ने देश और दुनिया को ये बात समझाई, देश के ओबीसी को ये बात समझाई कि अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 340
जिसमें ओबीसी को हक मिला वो बाबा साहब ने जोड़ा। और उससे महत्वपूर्ण बात, जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो हिंदू कोड बिल के बाद सबसे महत्वपूर्ण वजह यह बताई कि ओबीसी के हित के लिए जो कमीशन गठित करना है वो नहीं बनाया जा रहा है, जिससे ओबीसी का कल्याण नहीं हो रहा है। इससे नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। फिर भी इस देश में यह नहीं बताया गया कि ओबीसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया। दलितों के नेता थे, महिलाओं के लिए ग्रेच्युटी, पे ग्रेड, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, ट्रेड यूनियन के लिए काम करने वाले, वेतन भत्ता, पे ग्रेड, ग्रेच्युटी की बात करने वाले डॉक्टर अंबेडकर को कोई कॉमरेड डॉक्टर अंबेडकर की तरह नहीं पढ़ाया। 5 अखबार निकालते थे बाबा साहब, और पत्रकारिता में डॉक्टर अंबेडकर पत्रकार के रूप में नहीं पढ़ाए गए। फेमिनिस्ट मूवमेंट में महिलाओं के आंदोलन के रूप में डॉक्टर अंबेडकर नहीं पढ़ाए गए। तो ये सारी यात्रा ये थी कि उनको बांट दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए। मगर एक बात बाबा साहब भी जानते थे, इसलिए यूं ही नहीं लिख दिया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब के लोग पढ़ने लगे, और आज देखिए देश नहीं दुनिया में जन आंदोलन और न्याय की हर लड़ाई में अगर कोई सबसे बड़ा आइकॉन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये इस देश का और उनका हुनर था, और इसलिए हम बाबा साहब को याद करते हुए संविधान को याद करना चाहते हैं। और इसलिए हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि इस संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। मिटाकर जाति पाति भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है। सब मिटाकर, फर्क मिटाकर, गैर बराबरी मिटाकर। और एक बात और नागपुर से पूरे देश को सुनना और समझना चाहिए। हमारा अगर कोई 100 रुपया चुरा ले, हमारे पिता का अगर अपमान कर दे, हमें कोई गाली दे दे, तो हम इस बात के इंतजार में रहते हैं कि इसने हमारा अपमान किया है, मौका मिलेगा तो इसका बदला लेंगे। और बाबा साहब की कलम को मौका मिला था कि हजारों साल से जिनके पुरखों का अपमान किया गया, इंसान ही नहीं समझा गया, बाबा साहब के पास कलम में वो मौका था कि तुमने 2000 साल तक हमको अछूत बनाया, अब कम से कम 200 साल तक तुम्हें हम अछूत बनाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में कलम है। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने अपने पुरखों के होने वाले अपमान का बदला नहीं लिया। फर्क देखिए उनमें और हम में। उनके पुरखे को मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी, और हमारे पुरखे को मौका मिला तो उसने भारत का संविधान लिखा जिसमें सब बराबर हैं, कोई किसी का बदला नहीं ले रहा। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस देश को बतानी चाहिए कि बदला लेने की एक लाइन भी भारत के संविधान में नहीं लिखी है। और ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में भी केंद्र में है तो न्याय का मूल्य है, समता का मूल्य है। महात्मा कबीर 2000 साल पहले तथागत बुद्ध, लगभग 700-800 साल पहले कबीर हुए। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। उस पुरखे को मिले नहीं थे बाबा साहब, लेकिन उन्हें अपना गुरु बनाया था। और इवन महात्मा फूले से भी नहीं मिल पाए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। 1891 और उसके पहले तारीख आ गई 1888। लेकिन मुझे याद है कि इन तीनों गुरुओं से बिना मिले उन्हें अपना राजनीतिक और सामाजिक गुरु मानते थे बाबा साहब। और देश बदल रहा है, समय बदल रहा है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लगाने में भी आजादी का अमृत काल आ गया। 75 साल लग गए कि बाबा साहब की मूर्ति वहां पर लगाई जाए, लेकिन वो एक ऐतिहासिक दिन था। आज उस देश में न्याय की सबसे बड़ी संस्था, जिसमें मनु को सबसे बड़ा न्यायाधीश माना था लोगों ने, उसके सीने पर चढ़कर एक बैरिस्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़ी है, जो रात के अंधेरे में भी डराएगी अगर किसी ने अन्याय की कोशिश की भी तो। इसलिए इन तस्वीरों और इन मूर्तियों की अहमियत होती है। हमारा खौफ उनसे पूछो
जो हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी डर जाते हैं। आज तक इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्ति बनी तो तथागत बुद्ध की, और सबसे ज़्यादा मूर्ति तोड़ी गई तो बाबा साहब अम्बेडकर की। ये इस देश की सच्चाई है, और इसलिए हम वी द पीपल ऑफ इंडिया पर बात करने आए। अब भारत को समझने के लिए यहाँ से एक नई दिशा से देखिए। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो दूसरा नाम मैं लेना चाह रहा हूँ उस संविधान सभा में, वो मरांग गोमके आदिवासी नेता, भारत राष्ट्र के निर्माता जयपाल सिंह मुंडा का नाम लेना चाह रहा हूँ, जिन्होंने संविधान सभा की बैठक में खड़े होकर इस देश के मूल निवासियों के लिए क्या कहा है। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे कोटेशन को आप सुने और पूरा देश पढ़े कि हमारे लोगों ने कैसे इस देश के संविधान को बनाने की कोशिश की। पहला सवाल क्या था जयपाल सिंह मुंडे ने, कि हमारे इतने 3 करोड़ लोग आदिवासी हैं और संविधान सभा में केवल 5 लोग 6 लोग हैं आदिवासी तबके से नुमाइंदगी करने के लिए। और मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में एक और सवाल पूछा कि इनमें एक भी महिलाएं नहीं है। सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर जेंडर मूवमेंट के नेता हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले महात्मा बन ही नहीं पाते अगर उनके साथ सावित्रीबाई फूले खड़ी न होती। और यह बात मैं पूरे दावे से कहना चाहता हूं। पढ़ाई और दवाई अगर मुफ्त होती तो हम लोगों के लोग 5 किलो अनाज मुफ्त से लेकर नहीं खाने को मोहताज होते। तुमने देश को यहां पहुंचा दिया कि 5 किलो अनाज दे रहे हो और सब कुछ बेचते चले गए। भाई उसका क्या बुरा माने, उसने तो पहले ही कह दिया था, मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। हमें आपको सोचना है ना, वो तो चला जाएगा, ना आगे नाथ न पीछे पगहा, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है, उसके कोई आगे पीछे तो है नहीं। और सुनिए जयपाल सिंह मुंडा का कोटेशन, और उस कोटेशन में वो जयपाल सिंह मुंडा क्या लिखते हैं, कहते हैं, सभापति श्रीमान सभापति जी, मैं उन लाखों अज्ञात लोगों की ओर से बोलने के लिए यहां खड़ा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जो आजादी के अनजान लड़ाके हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं और जिनको बैकवर्ड ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स और जाने क्या क्या कहा जाता है। पर मुझे अपने जंगली होने पर गर्व है, क्योंकि वही संबोधन है जिससे हमारे लोग इस देश में जाने जाते हैं। तेवर देखिएगा हमारे पुरखों में से एक जयपाल सिंह मुंडा का। हम जंगल के लोग अपने संकल्प को अच्छी तरह से समझते हैं। अपने 3 करोड़ आदिवासियों की ओर से मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। और हम समर्थन इसलिए नहीं करते कि यह देश के हर नागरिक की धड़कन और उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। इस संकल्प के बाद भी हमारा कोई झगड़ा नहीं है। एक जंगली और एक आदिवासी होने के नाते संकल्प की जटिलताओं में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सभा से कहना चाहता हूं कि अगर कोई देश में सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार का शिकार हुआ है तो वो हमारे लोग हैं। पिछले 6000 सालों से उनकी उपेक्षा हुई है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है। मैं जिस सैंधव घाटी सभ्यता का वंशज हूं, उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहां बैठे हैं बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं, जिनके कारण हमारे लोगों को धन और धरती छोड़ करके जंगलों में जाना पड़ा है। इसलिए यहां जो संकल्प पेश किया गया है वह आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखाने जा रहा। आप हम सब आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा ही नहीं सकते, बल्कि आपको ही उनसे लोकतंत्र सीखना है। आदिवासी पृथ्वी के सबसे पहले, पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं और इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस देश के संविधान में हमारी जगह ऐसी बने कि हमें भी महसूस हो कि हां, हमारा मुल्क आजाद हुआ है। यह कोटेशन पढ़ा था जयपाल सिंह मुंडा ने। और आज इस देश में आदिवासी अपने जल जंगल जमीन, अभी मैं 1 हफ्ता पहले बस्तर से लौटा हूं, आप यकीन नहीं मानेंगे, देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में वो जल जंगल जमीन बेची जा रही है और जो आदिवासी वहां लड़ रहा है उसको गोली मारी जा रही है। और जब सदन में पूछा गया कि आपने आदिवासियों को गोली क्यों मारा, तो मंत्री खड़ा होकर कहता है मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, गलती हो गई। क्या इस देश के नागरिक की जान की कीमत यही है कि कोई गलती से गोली मार दे? और इसलिए मैं यहां खड़ा होकर पूछना चाहता हूं, बताइए 2023 में भारत का संविधान कितना बचा है? मैं याद करना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त जब था तो देश के बड़े बड़े नेता कहते थे हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा।
क्योंकि आजादी का अमृत काल चल रहा है। तो 26 जनवरी आने वाली है, उस दिन तुम देश को यह कहना कि हर घर संविधान और घर घर संविधान, तब जाकर के भारत बचेगा और लोग संविधान की अहमियत समझेंगे। तिरंगे से प्रेम है उनको जिनका यहीं चंद किलोमीटर पे मुख्यालय है और 52 साल तक तिरंगा ही नहीं फहराया था। मैं भोजपुरी इलाके से आता हूं, हमारे यहाँ एक कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसका मतलब जानते हैं, 3 बड़ा अशुभ अंक है और भारत के तिरंगे में 3 रंग हैं। ये कह के विरोध किया था इन्हीं बगल के। भाई नागपुर की 2 ही चीज प्रसिद्ध है, एक तो नागपुरिया संतरा और दूसरा, अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं नागपुर को जब याद करता हूं तो दीक्षा भूमि से याद करता हूं, जहां बाबा साहब ने एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया था। और पहली बार जब मैं नागपुर आया तो वहीं आया था, दीक्षा भूमि में। ये मेरे लिए गौरव की बात है। इसलिए मैं, चूंकि आपने विषय संविधान रखा है, संविधान की प्रस्तावना रखी है, तो मुझे यह याद करने की जरूरत है कि बड़ी मुश्किल से यह संविधान बना था और आज उनका शासन है जो संविधान बदलने की बात करते हैं। मैं यहां से एक वाक्य कहना चाहता हूं, तुम दूसरा संविधान तो ला सकते हो, मगर दूसरा अंबेडकर कहां से लाओगे? कहां से ले आओगे दूसरा अंबेडकर जो ऐसा संविधान लिख दे? तथागत बुद्ध के खिलाफ भी बहुत लोग थे, तथागत बुद्ध डरे नहीं। कबीर के खिलाफ उस समय भी लोग थे, मगर कबीर मेरे पुरखे ने क्या लिखा? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ और जो घर जारो अपना चलो हमारे साथ, तब जाकर के ये भारत ऐसा बना था। कबीर ने लिखा कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी और तू देता उलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। इसीलिए नागपुर में दोनों है, दीक्षा भूमि भी है और वो भी है। और उनको सबसे बड़ी चुनौती अगर इस देश में कोई दे सकता है तो वो फूले अंबेडकर पेरियार की विचारधारा है, जो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। मैं नाम भी लेना उनका उचित नहीं समझता, आप वजह समझते होंगे। जिस मंच पर बाबा साहब की बात हो, किसी और में इतनी क्षमता कहाँ कि उनका नाम भी लिया जाए। इसलिए इशारे में ही बोल रहा हूं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे पुरखों ने कलम और किताब की बात कही है। रविदास ने साफ लिखा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। छोटे बड़े को मिलाने की बात थी ना। और ध्यान से पढ़िए, इस संविधान में आपको रविदास नजर आएंगे, इस संविधान की प्रस्तावना में आपको कबीर नजर आएंगे, इस संविधान की प्रस्तावना में आपको गुरु नानक नजर आएंगे, पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद याद आएंगे। इस संविधान कोई मामूली संविधान नहीं है। इस संविधान की प्रस्तावना में आपको बुद्ध नजर आएंगे। जब भी समता की बात होगी, जब भी न्याय की बात होगी, तो बुद्ध इसमें मिलेंगे। तो संविधान बड़ी मुश्किल से ऐसा बना था भाई, सबको बराबर का अधिकार दिया था, लेकिन आज उस संविधान को भीतर से खोखला कर दिया गया है। और हम पूछना चाहते हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद इस देश में SC ST OBC प्रोफेसर कितने बने? यहां से भारत का संविधान बचेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉइज लोग हैं और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बताइए, पुराने लोग जितने सरकारी नौकरी पाए थे, अब उससे संख्या बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। पुरानी पेंशन बंद हो गई। ये वाला जो आज का प्रधानमंत्री है, इसके पुराने वाले थे, उन्होंने पेंशन बंद की, तो इसने सोचा कि नौकरी खत्म कर देते हैं, सरकारी नौकरी खत्म। 1% से भी कम सरकारी नौकरी बची है। तो संविधान में लिखा है कि आरक्षण मिलेगा, तो आरक्षण सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में था। अब मैं आपको संकेत दे रहा हूं कि कैसे संविधान भीतर से खत्म किया गया। सरकारी शिक्षा को खत्म करने के लिए एक पॉलिसी लाई गई है, नई शिक्षा नीति 2020। मैं प्रोफेसर हूं, मेरी जिम्मेदारी ये बात कहने की। संविधान की प्रस्तावना कहता है कि न्याय और समता होनी चाहिए ना। किसी की जेब में पैसा हो तो उससे तय ना हो कि उसका बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। और ये काम राज्य का है, सरकार का है। और सरकार कह रही है मंदिर बनाएंगे, वहीं बनाएंगे। हॉस्पिटल वहीं क्यों नहीं बनाओगे? स्कूल वहीं क्यों नहीं बनाओगे? ये संविधान कहता है। और इस संविधान के आलोक में आपसे कहने आया हूं कि कैसे भारत का संविधान अंदर से खोखला कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चला गया है। ऑनलाइन मोड में
वैकेंसी 40% खत्म, और अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आ रहे हैं। और सरकार पहले यूजीसी से चलती थी, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, और ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गांव के लोगों को उनकी भाषा में ये बात समझाइएगा। हम आपकी भाषा में अलग बोल रहे हैं, लेकिन गांव वालों को समझाइए कि कलम पकड़ने का अधिकार संविधान ने दिया था और कलम छीन ली गई है, और आपसे कहा जा रहा है त्रिशूल और तलवार पकड़ लो। ये खतरा है भारत के संविधान पर। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में सिलेबस सेल्फ फाइनेंस बनेगा। सेल्फ फाइनेंस का मतलब समझ रहे हैं? अपने से वो खर्चा उठा ले। पहले इस देश में यूजीसी हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सरकार पैसा देती थी कि ताकि सरकारी शिक्षा मिले, गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर के बच्चे भी अच्छे डीयू और जेएनयू में पढ़ें। खुददार मेरे शहर का फांकों से मर गया, राशन जो आ रहा था अफसर के घर गया। भारत को समझिए आज क्या हो रहा है। चढ़ती रही मज़ार पर चादर तो बेमिसाल, बाहर जो एक फ़कीर था सर्दी से मर गया। रोटी अमीरे शहर की कुत्तों में बंट गई, फाका गरीबे शहर का बच्चों को मिल गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। बंटवारा है साहब इस देश में। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है 1% लोगों के पास 73% संपत्ति का कब्जा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई, बढ़ती जा रही है। और हमारे सामने अब आकर देखिए, गरीब को इतना गरीब किया जा रहा है कि वो मजदूर बन जाए। और बाबा साहब ने उसको शासक बनाने के लिए कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। शासक छोड़िए साहब, हम नागरिक भी बचा लिए ना तो हमारा कर्ज उतर जाएगा, और इसके लिए जोखिम लेना पड़ेगा। और मैं आपसे ये कह के जा रहा हूँ, और इसलिए कह के जा रहे हैं, संविधान बचाने की इस लड़ाई में याद रखिएगा, हमारे आपके होने न होने का सारा कुछ इस पर निर्भर करता है कि इस देश में संविधान होगा या नहीं होगा। इसलिए सब कुछ लुटाकर इस संविधान को अगर बचा पाए, तभी हमें इस बात का मौका है कि हम फूले अम्बेडकर पेरियार का नाम भी अपने जबान से लें। वरना जय भीम वो भी बोल रहे हैं जो उनकी शरण में खड़े होकर अपने आंदोलन को बेच दिए हैं। वहां भी जाकर मूर्ति पर माला, इस देश के प्रधानमंत्री भी अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाते हैं भाई, वो भी जय भीम और नमो बुद्धाय बोलते हैं। तो जय भीम बोलने से आंदोलन नहीं बचेगा। देश बचाना होगा तो वही बात, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। इसी बात को कहते हुए आपसे विदा लूंगा, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलान जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद।